आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज हम एक नई टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है अभिलेख। राजस्थान में प्रमुख अभिलेखों में शिलालेख, प्रशस्ति, स्तंभलेख, गुहालेख, मूर्तिलेख आदि आते हैं। तो अभिलेखों के माध्यम से हमें राजस्थान इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है और राजस्थान से संबंधित कौन से शासक की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है, भागवत धर्म की जानकारी किससे मिलती है, इन सभी का अध्ययन हम अभिलेखों के माध्यम से करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो पहले हम सामान्य चर्चा करते हैं कि अभिलेख क्या है, प्रशस्ति किसे कहा जाता है, शिलालेख क्या है, इनके बारे में अलग अलग चर्चा करते हैं। तो अभिलेख या शिलालेख आज का हमारा चैप्टर होगा, क्योंकि मुख्य रूप से हम शिलालेखों की चर्चा करेंगे। अभिलेखों में ही शिलालेख आते हैं। शिलालेख किसके अंतर्गत आते हैं? अभिलेखों के अंतर्गत आते हैं। तो पहले सामान्य बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। देखिए, अभिलेखों का अध्ययन अभिलेखों का जो अध्ययन है वो कहलाता है एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। इसी प्रकार अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोतों में क्या आते हैं? अभिलेख, क्योंकि ये तिथि युक्त एवं समसामयिक होते हैं। ये तिथि युक्त एवं समसामयिक होते हैं। तिथि युक्त एवं समसामयिक होते हैं। इसी प्रकार देखिए अभिलेखों के अंतर्गत अब अभिलेखों में किस किस को शामिल किया गया है? देखिए, अभिलेखों के अंतर्गत शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख, मूर्तिलेख। अभिलेखों में किन किन को शामिल किया गया है? शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख और मूर्तिलेख। तो ये अभिलेखों के अंतर्गत ही आते हैं। इसी प्रकार एक शब्द आता है प्रशस्ति। एक शब्द आता है प्रशस्ति। देखिए, इसके बारे में देखिए, प्रशस्ति क्या है? जिन अभिलेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा का
वर्णन होता है। ध्यान रखना है, प्रशस्ति किसे कहा जाता है, यानी जिन अभिलेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा का ही वर्णन होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रशस्ति कहा जाता है। तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये तिथि युक्त समसामयिक होते हैं, तिथि युक्त और समसामयिक होते हैं। अभिलेखों के अंतर्गत शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख और मूर्तिलेख आते हैं। प्रशस्ति किसे कहा जाता है, प्रशस्ति किसे कहा जाता है, जिन अभिलेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा का वर्णन होता है उसे प्रशस्ति कहा जाता है। इसके पश्चात देखिए, भारत में प्राचीनतम अभिलेख मौर्य शासक अशोक के अभिलेख हैं। भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख किसके हैं, सम्राट अशोक के। ये प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक व अरेमाइक लिपियों में है। प्राकृत भाषा में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक व अरेमाइक लिपियों में है। तो सबसे प्राचीन जो अभिलेख हैं वो किसके हैं, सम्राट अशोक के। इसी प्रकार भारत में संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भारत में संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भारत में संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। तो ये अभिलेखों से संबंधित कुछ जानकारियां हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख अभिलेख कौन से हैं। अभिलेखों में देखो ये सामान्य आते हैं, शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख, मूर्तिलेख। तो एक एक अभिलेख या शिलालेख जिनसे हमें राजस्थान के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बड़ली का शिलालेख। देखिए नंबर 1, बड़ली का शिलालेख। एक तो देखिए ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व का लेख है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का लेख है और ब्राह्मी लिपि में है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है, ब्राह्मी लिपि में है और ये अजमेर से 35 किलोमीटर दूर बड़ली स्थान से प्राप्त हुआ है। बड़ली स्थान से प्राप्त हुआ है। यह लेख मिलोत माता के मंदिर से मिला है।
मिलोत माता के मंदिर से मिला है और ये राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है। तो बड़ली का शिलालेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व का लेख है। लिपि क्या है इसकी? ब्राह्मी। अजमेर से 65 किलोमीटर दूर बड़ली स्थान से प्राप्त हुआ है। मिलोत माता के मंदिर से मिला है और राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। तो बड़ली का शिलालेख जिसका संबंध कहाँ से है? अजमेर से। इसका संबंध कहाँ से है? अजमेर से। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, घोसुंडी का शिलालेख नंबर 2 पे बात करें। घोसुंडी का शिलालेख, घोसुंडी का शिलालेख इस शिलालेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़ से। उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। ये उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। 2री सदी ईसा पूर्व का लेख है। ये 2री सदी ईसा पूर्व का लेख है। इसी प्रकार इसकी भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी, इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है। इसके पश्चात देखिए, राजस्थान में भागवत धर्म का सबसे प्राचीनतम उदाहरण है। भागवत धर्म की जानकारी या सबसे प्राचीन जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? घोसुंडी के शिलालेख से मिलती है। तो भागवत या वैष्णव, राजस्थान में भागवत या वैष्णव धर्म की जानकारी का प्राचीनतम स्रोत माना जाता है। ध्यान रखना है, राजस्थान में आपका जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म की जानकारी का सबसे प्राचीनतम स्रोत कौन से लेख को माना जाता है? घोसुंडी शिलालेख को माना जाता है, जो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात देखिए, इसी शिलालेख से हमें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी भी मिलती है। इसी लेख से हमें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। ध्यान रखना है, भागवत या वैष्णव धर्म की जानकारी घोसुंडी का शिलालेख जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़ से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़ से। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, कणसवा अभिलेख, कणसवा अभिलेख नंबर 3।
ये 738 ईस्वी का है। और कोटा से प्राप्त हुआ है। ये लेख हमें कहाँ से मिला है? कोटा। और इसमें मौर्य वंशी राजा धवल का उल्लेख मिलता है। मौर्य वंशी राजा धवल का उल्लेख मिलता है। और राजा धवल के पश्चात राजस्थान में अन्य मौर्य वंशी राजा का उल्लेख नहीं मिलता। तो कर्णसभा का अभिलेख 738 ईस्वी का है, कोटा से मिला है। इसमें मौर्य वंशी राजा धवल का उल्लेख है। राजा धवल के पश्चात राजस्थान में अन्य मौर्य वंशी राजा का उल्लेख नहीं मिलता। इसके पश्चात है मान मौर्य का अभिलेख। चित्तौड़गढ़, मान मौर्य का अभिलेख कहाँ से मिला है? चित्तौड़गढ़ से। इसका प्रशस्तिकार पुष्य नामक विद्वान था। प्रशस्तिकार पुष्य। इस अभिलेख का प्रशस्तिकार कौन था? पुष्य। और इसका संबंध भी एक तो चित्रांगद मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। मान मौर्य का जो अभिलेख है इसमें हमें चित्रांगद मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार महेश्वर भीम भोज व राजा मान नामक मौर्य वंशी राजाओं की जानकारी मिलती है। महेश्वर भीम भोज और राजा मान। महेश्वर भीम भोज और राजा मान नामक मौर्य वंशी राजाओं की जानकारी मिलती है। और ध्यान रखना, कर्नल टोड इंग्लैंड ले जाते समय टोड ने इंग्लैंड ले जाते समय इसे समुद्र में फेंक दिया था। कर्नल टोड ने इंग्लैंड ले जाते समय इसे समुद्र में फेंक दिया था। तो कर्नल टोड के द्वारा कौन से लेख को समुद्र में फेंका गया था? मान मौर्य का लेख, जो कहाँ है? चित्तौड़ में। इसके पश्चात एक आता है आपका घटियाला शिलालेख। जोधपुर। घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी का है। और कहाँ से मिला है? जोधपुर से। इसे प्रतिहार शासक कक्कूक ने उत्कीर्ण करवाया।
कक्कुक ने प्रतिहार शासक कक्कुक ने घटियाला शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया और इसमें मग जाति के ब्राह्मणों का वर्णन मिलता है। मग जाति के ब्राह्मण इसी प्रकार प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र रोहिलदी का वर्णन है। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र, जिसे रोहिलदी के नाम से भी जाना जाता है, ये ब्राह्मण था, विद्वान था, उच्च कोटि का विद्वान था। हरिश्चंद्र के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार हरिश्चंद्र के पुत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे अगर हम पुत्रों की बात करें, भोगभट्ट, कद्दक, रज्जिल और दह। भोगभट्ट, कद्दक, रज्जिल और दह, इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो घोसुंडी का शिलालेख भागवत धर्म के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत है। कणसवा कोटा मौर्य वंश राजा धवल का उल्लेख मिलता है। मानमोरी, इसमें महेश्वर, भीम, भोज व राजा मान नामक मौर्य वंशी राजाओं की जानकारी मिलती है। कर्नल टोड ने इंग्लैंड ले जाते समय से समुद्र में फेंक दिया था। घटियाला शिलालेख जोधपुर, प्रतिहार शासक कक्कुक ने उत्कीर्ण करवाया। मग जाति के ब्राह्मणों का वर्णन है। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र रोहिलदी के बारे में जानकारी, हरिश्चंद्र के पुत्रों के बारे में, भोगभट्ट, कद्दक, रज्जिल और दह, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, नेक्स्ट शिलालेख बड़वा यूप अभिलेख। बड़वा यूप अभिलेख, इसमें देखिए ये 238 39 ईस्वी का लेख है और ये बड़वा ग्राम कोटा में स्थित है। 238-39 ईस्वी का लेख है और बड़वा गांव कोटा में स्थित है। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि है ब्राह्मी। भाषा संस्कृत और लिपि इसकी ब्राह्मी। अब इस अभिलेख से मोखरी शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। मोखरी राजाओं की उपलब्धियों के बारे में जानकारी
मिलती है। और इसी से मोखरी शासकों द्वारा करवाए गए यज्ञों के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो मोखरी राजाओं द्वारा करवाए गए यज्ञों के बारे में भी जानकारी मिलती है। करवाए गए यज्ञों की जानकारी मिलती है। तो बड़वा यूप अभिलेख कोटा से संबंधित है। बड़वा ग्राम कहाँ है? कोटा है। 2 लाइनें याद रखनी है। और ये मोखरी राजाओं की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है। इसके पश्चात नांदसा यूप स्तंभ लेख। नांदसा यूप स्तंभ लेख ये 225 ईस्वी का है और नांदसा गांव भीलवाड़ा में स्थित है। तो नांदसा गांव में है ये। नांदसा गांव भीलवाड़ा में स्थित है। तो ध्यान रखना है, बड़वा यूप का संबंध कहाँ से है? कोटा। नांदसा यूप स्तंभ लेख का संबंध कहाँ से है? भीलवाड़ा से। इसमें छः व 11 पंक्तियों के 2 लेख हैं। इसमें 6 पंक्तियां और 11 पंक्तियों के कितने लेख हैं? टोटल 2 लेख हैं। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी। भाषा कौन सी है? संस्कृत। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। और इस स्तंभ की स्थापना भोज द्वारा की गई थी। इस स्तंभ की स्थापना सोम के द्वारा की। इस स्तंभ की स्थापना सोम के द्वारा की गई। तो नांदसा यूप स्तंभ लेख भीलवाड़ा और बड़वा यूप स्तंभ लेख जिसका संबंध कहाँ से है? कोटा से। इसके पश्चात देखिए ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति देखिए ये मध्य प्रदेश के सागर नामक स्थान से प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश के सागर नामक स्थान से प्राप्त हुई है। और ये प्रशस्ति गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है मिहिर भोज की उपलब्धियों की जानकारी देती है। प्रतिहार शासक मिहिर भोज की उपलब्धियों की जानकारी देती है। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था मिहिर भोज, जिसे इस्लाम का शत्रु भी कहा जाता है। उसकी उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार इसकी भाषा संस्कृत है।
और इसकी लिपि ब्राह्मी है। भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी। इसी प्रशस्ति से भोज द्वारा बनवाए गए विष्णु मंदिर की जानकारी भी मिलती है। भोज द्वारा बनवाए गए विष्णु मंदिर, विष्णु भगवान के मंदिर की जानकारी मिलती है। तो ग्वालियर प्रशस्ति जिसका संबंध किससे है? मिहिर भोज से। किससे है? मिहिर भोज से। इसके पश्चात है चीरवा का शिलालेख। बारह सौ 73 ईस्वी का है। चीरवा का शिलालेख 1273 ईस्वी का है। ये उदयपुर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? उदयपुर से। इसमें कुल 51 श्लोक हैं। गुहिल वंशी शासकों की जानकारी मिलती है। इससे गुहिल वंशी शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। और इसकी लिपि है देवनागरी। इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। और भाषा है संस्कृत। भाषा कौन सी है? संस्कृत। तो चीरवा का शिलालेख उदयपुर से प्राप्त हुआ है। ग्वालियर प्रशस्ति मध्य प्रदेश के सागर नामक स्थान से। बड़वा यूप अभिलेख बड़वा ग्राम कोटा और नानसा यूप स्तंभ लेख जिसका संबंध कहाँ से है? भीलवाड़ा से। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, शीतलेश्वर मंदिर का शिलालेख। शीतलेश्वर मंदिर का शिलालेख जो झालावाड़ में चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। ये जो मंदिर है ये चंद्रभागा नदी किनारे झालावाड़ में स्थित है। राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर है जिसमें तिथि अंकित है 689 ईस्वी। शीतलेश्वर मंदिर शिलालेख। शीतलेश्वर मंदिर का शिलालेख। ये मंदिर झालावाड़ में चंद्रभागा नदी किनारे स्थित है। राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर है जिसमें तिथि है 689 ईस्वी। तिथि कितनी है? 689 ईस्वी। इस शिलालेख की खोज कर्नल टोड के द्वारा की गई थी। इस शिलालेख की खोज कर्नल टोड के द्वारा की गई। इसका शिल्पकार कौन था? बामन। इसका शिल्पकार कौन था? बामन। मालवा के शासक दुर्गगण के सामंत चप्पक द्वारा इस शिलालेख स्थापित किया गया था। मालवा के शासक दुर्गगण का सामंत था। सामंत का नाम क्या है? चप्पक। सामंत का नाम क्या है? चप्पक। चप्पक के द्वारा इस शिलालेख की स्थापना की गई थी। इसके पश्चात आमेर का लेख 1612 ईस्वी। आमेर का लेख 1612 ईस्वी। कछवा राजाओं को, ये ध्यान रखना है, कौन से लेख में कछवा राजाओं को रघुवंश तिलक कहा गया है? कौन से लेख में कछवा राजाओं को रघुवंश तिलक कहा गया है? तो कौन सा लेख होगा? आमेर का लेख। और ये कब का है? 1612 का। कब का लेख है ये? 1612 का। इसमें पृथ्वीराज कछवा से जो खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, मानसिंह द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। और मानसिंह ने जमुआ रामगढ़ किले का निर्माण करवाया, इसकी भी हमें जानकारी मिलती है। तो कौन से लेख में कछवा वंश के राजाओं को रघुकुल या रघुवंश तिलक कहा गया है?
तो आमेर का लेख है। पृथ्वीराज कछुआ से मान सिंह द्वितीय के बारे में जानकारी। मान सिंह ने जमवा रामगढ़ किले का निर्माण करवाया, इसके बारे में भी जानकारी हमें आमेर के लेख से मिलती है। इसके बाद बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा। बिजोलिया शिलालेख कहाँ से मिला है? भीलवाड़ा से, 1170 ईस्वी का है। इसका प्रशस्तिकार कौन था? गुणभद्र। प्रशस्तिकार कौन था? गुणभद्र। इसमें हमें शाकंभरी व अजमेर के चौहानों की जानकारी मिलती है। और यहाँ के चौहानों को, यहाँ का मतलब शाकंभरी और अजमेर, शाकंभरी और अजमेर, शाकंभरी व अजमेर के चौहानों को क्या बताया गया है? इसमें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। शाकंभरी व अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसी से जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने नियंत्रण में रखा था और बिजोलिया का प्राचीन नाम विंध्यावली था। बिजोलिया का प्राचीन नाम विंध्यावली था। तो बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से मिला है, 1170 ईस्वी का है। इसके प्रशस्तिकार गुणभद्र। इससे शाकंभरी व अजमेर के चौहानों की जानकारी मिलती है। इसमें शाकंभरी व अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इससे जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने नियंत्रण में रखा था और बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? विंध्यावली था। रणकपुर प्रशस्ति ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। रणकपुर प्रशस्ति पाली से प्राप्त हुई है, 1439 ईस्वी की है। ये प्रशस्ति कब की है? 1439 ईस्वी की है। इसके प्रशस्तिकार देपाक या दीपा। प्रशस्तिकार कौन है? देपाक या दीपा। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। इसमें बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग व्यक्ति किसमें बताया गया है? रणकपुर प्रशस्ति में, जो पाली में स्थित है, 1439 ईस्वी की है। और इसमें गुहिलों को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है। जो गुहिल वंश के शासक हैं उनको बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है। तो बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति कहाँ बताया गया है? रणकपुर प्रशस्ति में, 1439 ईस्वी की प्रशस्ति है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति राजसमंद 1460 ईस्वी की है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति राजसमंद, और ये कब की है? 1460 ईस्वी की है। इसके प्रशस्तिकार कौन है? कवि महेश। इसमें बप्पा रावल को विप्रवंशी यानी ब्राह्मण बताया गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्रवंशी अर्थात ब्राह्मण बताया गया है। और मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली जानने का एकमात्र शुद्ध स्रोत माना जाता है कुंभलगढ़ प्रशस्ति को। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति राजसमंद 1460 ईस्वी। इसका प्रशस्तिकार कौन है? कवि महेश। बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है और महाराणाओं की वंशावली जानने का ये महत्वपूर्ण साधन है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।